येस गाइज, वेलकम बैक टू द सेकेंड सेशन। फर्स्ट सेशन ऑलरेडी टैक्स रेट्स खत्म हो गया है एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। नहीं देखे तो फटाफट जाके पहले वो देखो टैक्स रेट्स का वीडियो, फिर ये सेकंड वीडियो देखो जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें अमेंडमेंट्स ही अमेंडमेंट्स है। डरा नहीं रहा हूं, बहुत ध्यान से समझो। ये टॉपिक का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। बहुत सारे अमेंडमेंट्स है गाइज। For the Finance Act 2020, residential status has been amended to a greater extent. Anyways, एग्जाम में तो इसका वेटेज कम से कम 10 नंबर का रहता ही रहता है। इस बार तो मेरे को और भी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स भी ऐसे जो कंफ्यूजिंग वाले अमेंडमेंट्स है। काफ़ी सारे बच्चे मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर रेसिडेंशियल स्टेटस का अमेंडमेंट्स का वीडियो डालिए ना। यार निकुंज गोइंका टैक्स मेंटर वाले चैनल में जाके देखो ना यार, जाके देखो ना, आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे ऑलरेडी मैंने डाल दिया है सारे अमेंडमेंट्स। मैंने सम्स भी डाला है हर एक अमेंडमेंट का। टीडीएस में जो अमेंडमेंट आए हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस में जो अमेंडमेंट आए, इंस्टीट्यूट ने लेटेस्ट आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर में उससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है। तो प्लीज जाके प्लीज उस वीडियोस को देखिए, आपका जो भी कंफ्यूजन है क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? फर्स्ट गो एंड सी दैट वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट क्लास ऑलरेडी हो गया। टैक्स रेट्स देखना मत बोलना। रेसिडेंशियल स्टेटस सर सबसे पहला चैप्टर ही है। टैक्स रेट्स में तो मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 115 बीएससी और बीएडी, जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है आपके लिए। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए न्यू टैक्स रेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए न्यू टैक्स रेट। जो चीज ऑलरेडी कंपनीज के लिए था बीएससी और बीए डबल ए और बीएबी में, बट इंटर लेवल पे सीएसीएम इंटर आप लोग के लिए पढ़ना नहीं है, आप लोग के लिए सिलेबस में नहीं है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस वाले टॉपिक में मैं फिर आपको बता रहा हूं, रेसिडेंशियल स्टेटस सबसे पहला टॉपिक होता है जनरली, और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली टू डिटरमाइन वेदर हाउ मच यू आर लायबल टू पे इनकम टैक्स इन इंडिया। सबसे पहले आपकी पहचान इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस से ही है। या तो पर्सन डिपेंड करता है, आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ, एओपी, बीओआई हो, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो, कंपनी हो, फर्म हो, एलएलपी हो, जो हो, सबसे पहले डिटरमाइन करता है कि आप कौन हो। सर बॉस, आप रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो। अगर आप रेसिडेंट हो तो आप रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो कि रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। तो सबसे पहला पार्ट ऑफ दिस वीडियो टुडेस चैप्टर वी विल डिस्कस कि रेसिडेंट स्टेटस कैसे डिटरमाइन होगा। सर क्या हर साल रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन होगा? यस। क्या रेसिडेंशियल स्टेटस पूरे साल का डिटरमाइन होगा? यस। क्या रेसिडेंशियल 3 दिन का डिटरमाइन करेंगे? नेवर। क्या रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप का स्टेटस सेम होता है? नहीं, सिटीजनशिप इज डिफरेंट, रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिफरेंट। क्या रेसिडेंशियल स्टेटस पॉसिबल है कि आप एक ही साल में एक ही कंट्री से ज्यादा कंट्रीज के रेसिडेंट हो? यस। सिटीजनशिप अलग है, रेसिडेंशियल स्टेटस अलग है। हर कंट्री का अपना अपना रेसिडेंशियल स्टेटस का रूल्स है। जैसे इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 6 clearly demarcates when a particular person will be a resident in India or when a particular person will be a non-resident in India. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6(1) talks about individual, 6(2) talks about HUF, 6(3) talks about company and 6(4) talks about others. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 6(1) रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इसी में आया है। समझो पहले बात को, मैं अमेंडमेंट पहले नहीं बताऊंगा, पहले मैं जो ओवरऑल पिक्चर था वो बताऊंगा, अमेंडमेंट बाद में बताऊंगा। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 बात करता है इंडिविजुअल इज सेट टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया आइदर ही फुलफिल्स कंडीशन 1 और कंडीशन 2। कंडीशन 1 बोलता है ही स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, मतलब 182 होते ही वो इंडिया का रेसिडेंट हो जाएगा। या फिर और करंट ईयर में उसने 60 डेज रहा एंड प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स में वो 365 डेज और मोर रहा। वो 365 डेज और मोर लिया पिछले 4 साल में, वो 365 डेज और मोर है तो वो इंडिया का रेसिडेंट है। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करेगा वो इंडिया का रेसिडेंट है। तो पहला कंडीशन 182 और मोर, सेकंड कंडीशन करंट ईयर में 60 एंड इमीडिएटली 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 365 डेज और मोर, तो वो इंडिया का रेसिडेंट है, वो इंडिविजुअल इंडिया का रेसिडेंट है। लेकिन कंडीशन नंबर 2 गवर्नमेंट ने रिलैक्स किया। लेकिन कंडीशन नंबर 2 गवर्नमेंट ने रिलैक्स किया। किन के लिए रिलैक्स किया? कंडीशन नंबर 2 में बोला देखिए, अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो, कंडीशन नंबर 2 मतलब 60 डेज और मोर इन करंट ईयर एंड प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स में 365 डेज और मोर। कंडीशन नंबर 2 रिलैक्स किया कि देखिए, अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, आई रिपीट, इंडिया के सिटीजन हो और आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो जॉब करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट करंट ईयर में, तो आपके लिए इस साल 60 डेज बन जाएगा 182। मतलब करंट ईयर में आप 182 और मोर रहिए एंड प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स में आपको 365 और मोर रहना है।
मतलब सर जो 60 था ना और प्रीसीडिंग 4 साल 365 था, सेकंड कंडीशन वो हो जाएगा 182। मतलब पिछले 4 साल में तो आपको 365 रहना है, प्लस आपको करंट ईयर में 182 और मोर रहेंगे, तब जाके आपको हम रेसिडेंट मानेंगे। अगर आप करंट ईयर में इंडियन सिटीजन हो और आप इंडिया छोड़ के गए हो जॉब के लिए, सर अगर आप एक बार पढ़ो तो ये आपको समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू योर रेगुलर क्लासेस बहुत अच्छे से, उसके बाद रैपिड रिवीजन करिए, सुपर समझ में आएगा, क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। डीटी इतना वास्ट सिलेबस है, आपको समझ में तभी आएगा। तो करेंट ईयर में 60 नहीं होके वो 182 कर दिया, और पिछले 4 साल में 365 और मोर आप रहेंगे, तब जाके आप इंडिया के करेंट ईयर में रेसिडेंट ओनली व्हेन यू आर इंडियन सिटीजन। या फिर आप रुस्तम मूवी देखो, क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, एज अ मेंबर ऑफ इंडियन शिप आप क्रू मेंबर की तरह इंडिया के बाहर जा रहे हो, तो आपके लिए करंट ईयर में 182 और पिछले 4 साल में 365, मतलब 60 आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। क्रू मेंबर के केस में कैसे निकालेंगे? रूल 126 बोलता है कि अगर एक क्रू मेंबर इंडिया के बाहर जा रहा है तो समझ लो आप पहले ये निकालो कि इंडिया के बाहर वो कितना दिन था। तो वो कैसे पता चलेगा? आपको कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जिस दिन उसने ज्वाइन किया शिप टिल द डेट व्हेन ही हैज साइंड ऑफ फ्रॉम द शिप, वो डे आपको टोटल 365 में से एक्सक्लूड करना पड़ेगा टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज ही हैज स्टेड इन इंडिया। मतलब बैकवर्ड कैलकुलेट करेंगे, जितना दिन वो शिप में था उस दिन वो इंडिया के बाहर था, और बैलेंस जो था अगर वो 182 और मोर है तो वो इंडिया में रेसिडेंट है। एंड साथ साथ पिछले 4 साल में 365 और मोर होना चाहिए, याद रखिएगा, पिछले 4 साल में 365 और मोर होना चाहिए, तब जाके वो इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, 160 बन गया 182। तो ये सब तो आप पहले ही पढ़ा दिए थे, इसमें कोई अमेंडमेंट है क्या? वेट करो गाइज, वेट करो प्लीज, वेट करो प्लीज। यहीं पे एक छोटू सा गवर्नमेंट ने एक और नया वैरायटी घुसाया है रेसिडेंशियल स्टेटस में। क्या है समझो पहले। 182 जैसा था है, 60 बन गया 182 फॉर इंडियन सिटीजन, और ये जैसा था है। लेकिन अब सुनो मेरा बात ध्यान से, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन के बारे में बात कर रहा है, बताओ इंडियन सिटीजन। सर वो हम लोग को रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट भी दिखा दीजिएगा। देखिए इसके बाद मैंने अमेंडमेंट अलग से डाला है, ठीक है ना। यस, 61 में ही वो चीज आया है। अगर तुम इंडिया के सिटीजन हो या तुम पर्सन ऑफ, अच्छा एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, कंडीशन नंबर 2 जो 182 वाला है, 60 बन गया 182 और पिछले 4 साल में 360 है, वो खाली जाने के लिए नहीं, आने के लिए भी है भाई। मतलब अगर कोई इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट करने के लिए आया, एक इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडिया विजिट करने के, घूमने के लिए आया करंट ईयर में, तो उसके लिए भी 60 बन गया 182 और पिछले साल में 4 साल में 365। यानी जाने का आने का, मैंने आपको खाली जाना का बताया था, आना का भूल गया था बताना, अब बता रहा हूं। तो 182 और मोर कब होगा? जाने के लिए भी, जॉब के लिए और आने के लिए भी। लेकिन होना चाहिए कौन? इंडियन सिटीजन। आने के लिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हो सकते हैं, यानी जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, चाहे वो मटर्नल हो चाहे वो पैटर्नल हो। ठीक है, ठीक है, तो अनडिवाइडेड हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में विजिट करने के लिए, उसके लिए भी 182, 60 बन गया 182। अब मेरा बात सुनो, अमेंडमेंट क्या है? एक नया चीज घुसाया गया। अगर हम एक इंडिया का सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया के बाहर रह, विजिट करने के लिए आ रहे इंडिया, लेकिन मेरा इंडियन सोर्स्ड इनकम, मतलब टोटल इनकम में से फॉरेन सोर्स हटा दो, टोटल इनकम में से जो इनकम आपने फॉरेन सोर्सेज से कमाया उसको हटा दो। इंडियन सोर्स्ड इनकम अगर आपका 15 लाख रुपए से ज्यादा है, इसका भी अमेंडमेंट का पूरा जो लेक्चर के साथ पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग ऑफ सम्स भी आपको दे दिया गया। यूट्यूब चैनल में जाके देख लो ना, एक बार यूट्यूब चैनल में जाके देख लो। तो इंडियन सोर्स्ड इनकम जो है ना सर, 15 लाख से ज्यादा है, मैं इंडियन सिटीजन हूं या इंडिया का पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं, इंडिया विजिट करने के लिए आ रहा हूं, इंडिया विजिट करने के लिए आ रहा हूं, और मेरा टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, मतलब इंडियन सोर्स्ड इनकम मेरा अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो 60 बन गया 120, तो 60 बन गया 120, एंड पिछले 4 साल में 360 है, वो तो है ही। 60 बन गया 120 और पिछले 4 साल में 365, वो तो है ही। मतलब सर जो 182 का कैटेगरी था ना, उसमें एक और कैटेगरी आ गया 120, उसमें और कैटेगरी आ गया 120, यानी 60 बन गया 120 और मोर। ठीक है, मतलब करंट ईयर में 120 और मोर भी रह लिए और पिछले 4 साल में 365 डेज रह लिए। आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया विजिट करने के लिए आए हो, आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इंडिया विजिट करने के लिए आए हो, और आपका इंडियन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो आप बन गए सर इंडिया के रेसिडेंट, आप बन गए। पहले 182 था, उसको कम करके 120 करा, बट सब के लिए नहीं किया। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इंडिया के सिटीजन है, इंडिया में 15 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, गवर्नमेंट उनको रेसिडेंट मान लिया। इसको बेसिकली लालच लपलप बोलेंगे, इट्स अ ग्रीडीनेस, जिसके कारण रेसिडेंट में और लोग घुसते रहेंगे और ग्लोबल इनकम में इंडिया में टैक्स देंगे।
ठीक है, ठीक है। फॉरेन सोर्स का मतलब क्या हुआ सर? फॉरेन सोर्स मतलब जो इनकम इंडिया के बाहर अराइज हो रहा है या डीम टू एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया हो रहा है, वो सारे फॉरेन सोर्स इनकम है, उसको 15 लाख के लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, याद होगा आपको, रिवीजन चल रहा है तो आई एम एक्सपेक्टेड आपको पता होना चाहिए। आरएनओआर में जो इनकम या बिजनेस या प्रोफेशन से जो इंडिया के बाहर अराइज हुआ है बट वो सेटअप इंडिया में हुआ है, उसको इंडियन सोर्स्ड इनकम ही मानते हो आप, राइट? उसको आप इंडियन सोर्स्ड इनकम मानते हो, तो इस पर्पस के लिए भी उसको इंडियन सोर्स्ड इनकम मानना। मतलब अगर कोई इनकम बिजनेस से आ रहा है या प्रोफेशन से आ रहा है जो कि कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, बट सेटअप हुआ है इंडिया में और बिजनेस का इनकम कमाया रहा है अब इंडिया के बाहर, तो भी वो इंडियन सोर्स ही माना जाएगा। मतलब फॉरेन सोर्स के लिमिट में उसको नहीं, मतलब उसको आप 15 लाख के लिमिट में जोड़ दोगे। 15 लाख का आपका होना चाहिए ना, अगर 15 लाख से कम है तो ये अमेंडमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। ये अमेंडमेंट तभी एप्लीकेबल होगा अगर आप इंडिया विजिट करने के लिए आ रहे हो और आपका 15 लाख से ज्यादा उनके लिए। जो इंडिया छोड़ के जा रहा है उनके लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है बॉस, उनके लिए कोई चेंज नहीं है। बट जो विजिट करने के लिए आए उनके लिए ही थोड़ा सा चेंज है कि बॉस 180 60 बन गया 182 इन सम केसेस। मतलब सोचो अगर 15 लाख से कम है तो 182 ही रहेगा, 15 लाख से ज्यादा है तो बन गया 120। समझ गए? सब्जेक्ट टू ऑल दिस कंडीशन। तो ये था सर, तो पहला अमेंडमेंट मैंने आपको बता दिया। अच्छा सर, इसके साथ साथ अब अपने पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होगा, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होगा। ठीक है, सेक्शन 66 बोलता है इसके बारे में। दो कंडीशंस है, दोनों फुलफिल करने पड़ेंगे। पिछले 10 सालों में कोई भी 2 साल अगर आप रेसिडेंट हो, कोई भी 2 साल अगर आप रेसिडेंट हो, बेस्ड ऑन 6(1) यानी बेसिक कंडीशंस जो आपको पढ़ाया गया, 182 हो या 60 प्लस प्रीसीडिंग 4 ईयर 365 या 120 प्लस प्रीसीडिंग 4 ईयर 365, कुछ भी हो सकता है, या 182 प्लस प्रीसीडिंग 4 ईयर 365। ठीक है, तो अगर आप रेसिडेंट हो पिछले 10 साल में कोई भी 2 साल, तो पहला कंडीशन फुलफिल, एंड साथ में पिछले 7 साल में 730 दिन और मोर रहना पड़ेगा, तब जाके आप बोथ द सेकेंडरी कंडीशन फुलफिल कर लिए, आप बन गए क्या, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब सर अगर रेसिडेंट क्लासीफाई होंगे तब जाके देखना, अगर नॉन रेसिडेंट होंगे तो बात खत्म। अगर रेसिडेंट क्लासीफाई होंगे तब जाके देखना आप बन गए या तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या तो बन गए रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब बनेंगे, जब दोनों कंडीशन फुलफिल करोगे। इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर आप फुलफिल नहीं किए ना, इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर आप फुलफिल नहीं किए तो फिर इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर आप फुलफिल नहीं किए तो फिर आप बन जाएंगे क्या बोलते हैं, आरएनओआर। आप बन जाएंगे आरएनओआर। तो आरओआर कब बनेंगे, जब दोनों फुलफिल, आरएनओआर तब बने जब एक। अब गाइस इसमें और एक चीज़ मेरे को आपको याद दिलाना, प्लीज़ मेरा बात ध्यान से सुन लेना, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो बहुत दिक्कत आने वाला। अभी मैंने आपको क्या पढ़ा के गया, 120 वाला प्रोविजन, इसमें भी एक चेंज है। 120 में मैंने आपको पढ़ा के गया कि अगर हम 120 और मोर रह लिया, ठीक है, तो हम रेसिडेंट तो है ना, हम वो इंडियन सिटीजन है, हम वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया विजिट करने के लिए आ रहा है। फिर अमेंडमेंट रिपीट कर रहा हूं, 15 लाख से ज्यादा का इंडियन सोर्स इनकम है फॉरेन सोर्स छोड़ के, तो मेरे लिए स्टे ऑफ इंडिया काउंट होगा 120 और मोर, तो मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं। मान लो मैं 120 हूं, 130 हूं, मैं 40 हूं, 150 हूं, 160 हूं, 170 हूं, मैं क्या हूं सर, आरओआर हूं कि आरएनओआर, बताइए। मैं आरओआर हूं कि आरएनओ, सर वो तो एडिशनल कंडीशन पे डिपेंड करेगा ना। बिल्कुल सही बोले आप, वो एडिशनल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। यहीं पे तो एक चेंज है बॉस। सरकार बोलती है नहीं मेरे दोस्त, अगर तुम 120 और मोर हो, बट याद करो मेरा आज का क्लास का सबसे पहला कंडीशन 182 से कम हो, तुम अगर 182 होगा भाई तब तो तुम अपने आप रेसिडेंट हो गए हो, तब तुमको पुराना सेकेंडरी कंडीशन चेक करना पड़ेगा 730 वाला और पिछले 10 साल का 2 साल रेसिडेंट। लेकिन तुम 120 हो, 130 हो, 140, 150, 160, 170, 181 तक हो, तुम डीम टू बी आरएनओआर हो। अगर तुम एक इंडियन सिटीजन हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इंडिया विजिट करने के लिए आए, 15 लाख से ज्यादा इंडियन सोर्स इनकम कमाए और तुमने 181 डेज रहा, तब तुम आरएनओआर हो, डीम टू बी आरएनओआर। मतलब उनको सेकेंडरी कंडीशन देखना नहीं। मतलब सर ये बात हुआ, सर हमको समझ में आ रहा है, हमको समझ में आ रहा है। आपने जो नया अमेंडमेंट कराया है इंडियन सिटीजन वाला या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाला, जो इंडिया विजिट करने के लिए आ रहा है, 15 लाख से ज्यादा का इंडियन सोर्स इनकम है, वो 182 से कम रहेगा, तब तो वो डीम टू बी आरएनओआर है। लेकिन अगर वो 182 और मोर रहेगा तो डिपेंड करता है कि वो आरओआर है कि आरएनओआर है, बेस्ड ऑन दैट 2 सेकेंडरी कंडीशन विच इज ऑलरेडी देयर इन द सिलेबस पहले से। पिछले 10 साल में 2 साल रेसिडेंट और पिछले 7 साल में 730 दिन। मतलब सर प्रे करो आपको एग्जाम में 182 और मोर नहीं जाए, अगर चला गया
इस केस में तब आपको चेक करना पड़ेगा एडिशनल कंडीशन। नहीं गया तो सर बेस्ट आपके लिए अमेंडमेंट बोल दिया, ये देख लो, ये सर सब पढ़ाया गया आपको, ये रिवीजन चल रहा है। पिछले 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 लेस देन 182 मोर देन 120 120 और मोर डीम टू बी RNOR, यही अमेंडमेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। बात बाकी सब ठीक है सर एक और कॉन्सेप्ट आया, स्टेटलेस पर्सन। ये स्टेटलेस मतलब एक इंडियन सिटीजन है, एक इंडिविजुअल है, अगेन उसका टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स मतलब इंडियन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा है, लेकिन वो किसी भी दूसरे कंट्री का रेसिडेंट नहीं है बिकॉज ऑफ हिज डोमिसाइल और बिकॉज ऑफ रेसिडेंस। जैसे इंडिया का स्टेइंग पर्पस के हिसाब से रूल है, वैसे ही हर कंट्री का अपना अपना रूल है। तो आपने थोड़ा थोड़ा दिन सब कंट्री रहा तो किसी भी कंट्री के आप रेसिडेंट नहीं हो तो इंडिया बोलेगा तुम मेरे हो, क्योंकि तुम इंडिया का सिटीजन है। स्टेटलेस पर्सन को रेसिडेंशियल स्टेटस दिया गया, लेकिन हाई नेटवर्थ वाले जिनका टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स मतलब इंडियन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा है ड्यूरिंग दैट ईयर और वो इंडिया के सिटीजन है, तो डेफिनेटली उनको डीम्ड कर लिया जाएगा वो इंडिया के रेसिडेंट है, अगर वो किसी भी दूसरे कंट्री में लायबल नहीं है बिकॉज ऑफ दैट डोमिसाइल और रेसिडेंस। याद रखेंगे गाइस, ये जो प्रोविजन है ना, अगेन ये जो प्रोविजन है ये उनके लिए अप्लाई नहीं होगा जो ऑलरेडी 6(1) में रेसिडेंट है। अगर मैं ऑलरेडी इंडिया के प्रोविजन के हिसाब से रेसिडेंट हो गया तो मेरे लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। मतलब बात समझिएगा मेरा बात, मैं 6(1) में रेसिडेंट हूं तो मैं फिर से देखूंगा क्या 6(1) है, ये 6 सबसेक्शन 1 मैं फिर से देखूंगा क्या कि मेरा 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए तब जाके होगा? नहीं 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 नहीं, ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिनके ऊपर 6(1) वो रेसिडेंट नहीं है, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। मतलब जिनका रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से नहीं, ये अदर प्रोविजन एक स्ट्रिक्ट प्रोविजन आ गया रेसिडेंशियल स्टेटस में 6(1) में कि अगर हम एक इंडिविजुअल है जो इंडिया का सिटीजन है और जिनका अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा है, मैं इंडिया में डीम टू बी रेसिडेंट मान लिया जाऊंगा अगर मैं कोई भी दूसरे कंट्री में लायबल टू बी टैक्स नहीं हूं। ठीक है, अब इसमें गाइस जो इस तरीके से रेसिडेंट माने जाएंगे ना उनको भी गवर्नमेंट ने RNOR में डाल दिया है। देखो, जो इंडियन सिटीजन इज डीम टू बी रेसिडेंट अंडर 6(1) इज डीम टू बी RNOR 6(6) में। समझ गए? तो दो चेंज क्या है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने कितना बार इस वीडियो में रिपीट कर दिया और पहले के वीडियोस में तो भर भर के जाके चैनल में देख लो। एक इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट करने के लिए आ रहा है, इंडियन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा है, वो 120 और मोर रह लिया, वो इंडिया का रेसिडेंट है, और 182 से कम रह लिया तो वो RNOR है। 182 और मोर है तब तो एक कंडीशन से बाहर हो गया ना, तब तो नॉर्मल केस में भी वो रेसिडेंट है। अगर वो 182 और मोर है तब उसके लिए नॉर्मल कंडीशन देखिए आप, बट अगर वो 182 से कम है तब तो आप वो उसको डीम टू बी क्या करना होगा, RNOR, अगर वो इंडियन सिटीजन है और इस तरीके से क्लासिफाई हुआ है। और स्टेटलेस पर्सन जो कहीं पे भी लायबल नहीं है टू पे टैक्स बिकॉज ऑफ इज रेसिडेंशियल स्टेटस, तो करंट इंडिया में वो लायबल हो जाएगा, उसको डीम टू बी रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमेंडमेंट्स के साथ मैंने ये सब भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है सर, ओके, तो ये था 6(1), 6(6) सब डिस्कस हो गया है सर। ये इलस्ट्रेशंस आप खुद से देख लेना। HUF फर्म AOP, HUF फर्म AOP, HUF फर्म AOP 6(4), HUF फर्म और AOP इनको एक ही चीज देखना, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर पूरा का पूरा इंडिया के बाहर है तब रेसिडेंट नहीं हुए इंडिया के वो, अगर थोड़ा सा भी इंडिया में होली और पार्टली तो इंडिया के रेसिडेंट है। HUF ROR भी हो सकता है, RNOR भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन करता, बिकॉज HUF तो फैमिली है। आपको तो सेकेंडरी कंडीशंस अगर RNOR ROR चेक करना है तो आपको 2 सेकेंडरी कंडीशंस याद रखना पड़ेगा। याद है ना यार, पिछले 10 साल में 2 साल रेसिडेंट, पिछले 7 साल में 730 दिन मिनिमम रहा है। तो यार HUF का कैसे देखोगे, उनका कर्ता का जो स्टेटस होगा ना, चाहे वो ROR हो चाहे वो RNOR हो, जो भी करता है, जैसे मान लो HUF सबसे पहले रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट होगा बेस्ड ऑन उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। HUF अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हो गया तो उसका कंट्रोल मैनेजमेंट अगर पूरा का पूरा इंडिया के बाहर है तो बात ही खत्म, वो नॉन रेसिडेंट है। बल्कि उसका कंट्रोल मैनेजमेंट थोड़ा सा भी इंडिया में तो HUF रेसिडेंट है, लेकिन ROR RNOR कैसे चेक करोगे, उसका कर्ता का स्टेटस से चेक करोगे। बाकी फर्म और AOP में तो आपको कुछ चेक ही नहीं करना है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना है। कंपनी इंडिया में रेसिडेंट कब है, या तो वो एक इंडियन कंपनी है, अगर वो इंडियन कंपनी तो बात ही खत्म, वो कहीं पे भी हो कैसा भी हो बॉस, इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी मतलब इंडिया में कंपनी लॉ के हिसाब से इंकॉर्पोरेटेड है, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस भी इंडिया, वो इंडिया का रेसिडेंट है। लेकिन अगर और एक केस हो सकता है, सर वो इंडियन कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनी है, तो भी वो इंडिया का रेसिडेंट है अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब द प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस आर इन सब्सटेंस मेड बाय द एंटिटी एज अ होल। यानी जैसे बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड डायरेक्टर्स डिसीजंस लेते हैं, उसको अपने प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मानते हैं। अगर वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया है
तो इंडिया का रेसिडेंट है, अगर वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया है तो इंडिया का रेसिडेंट है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये है सेक्शन 6(3) कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस आप कैसे मानते हो। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। रेसिडेंशियल स्टेटस वाला पार्ट खत्म हुआ, हम सीख लिए कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कैसे किसको किसको निकालना है, कब कैसे आप रेसिडेंट हो इंडिया के, कब कैसे नॉन रेसिडेंट हो। इट्स अ फास्ट रिवीजन एंड आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फास्ट रिवीजन। एग्जाम के पहले भी ये वीडियो देख लेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, अब समझना है कि सर अगर आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, कैसे टैक्सेबिलिटी निकालेंगे, कितना इंडिया में टैक्सेबल होगा, ये बताइए सर। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, बता रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगर मेरा इनकम इंडिया में एक्रू हो रहा है या मेरा इनकम इंडिया में रिसीव हो रहा है, जो भी रिसीव करे ना, जो भी वो इनकम कमाए वो इंडिया में टैक्सेबल होगा, चाहे वो एनआर कमाए चाहे आर कमाए, कोई भी कमाए। इंडिया में एक्रू होते, इंडिया में रिसीव होते, इंडिया में कुछ भी होते ही वो टैक्सेबल हो जाएगा। और दूसरा स्टेटस, और दूसरा बात, अगर आप रेसिडेंट हो या रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, मतलब आरओआर आरएनआर का कॉन्सेप्ट तो खाली इंडिविजुअल एचयूएफ में, बाद बाकी कंपनी फर्म इन लोग के लिए तो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट है ना, इन लोग के लिए आरओआर आरएनआर नहीं होता, तो इनके लिए रेसिडेंट बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल्स एचयूएफ के लिए आरओआर बोल रहा हूँ। इनके केस में इनका ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा। द मोमेंट देयर आरओआर, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, कहीं पे भी कमाइए, कैसे भी कमाइए। बट अगर मान लो एक फॉरेन सिटीजन है, फॉरेन नॉन रेसिडेंट है, उसका इंडिया में ही तो इनकम टैक्सेबल होगा ना, जो इंडिया से कमा रहा है वो। इंडिया के जो बाहर कमा रहा है वो कैसे टैक्सेबल होगा इंडिया में, समझ रहे हैं? तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, यही कॉन्सेप्ट हर जगह फॉलो हुआ है। इनकम डीम टू एक्रू, इनकम रिसीव्ड, इनकम डीम टू रिसीव, याद रखिएगा। सर ये सब आपको ऑलरेडी करा दिया, मेरा जो टॉपिक मैंने जो अभी एक आपको लाइन में बताया वो सब इसमें ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। कुछ इनकम डीम टू एक्रू माने जाते हैं सेक्शन 9 के हिसाब से। सेक्शन 9 के हिसाब से कुछ इनकम डीम टू एक्रू माना जाता है। सैलरी इनकम डीम टू एक्रू कब माना जाता है, जब उसका अंडरलाइन जो सर्विस आपने दिया है वो प्रोवाइड हुआ है, रेंडर हुआ है इंडिया में। सेक्शन 10 क्लॉज 7 में अलाउंसेज एंड परक्विजिट्स जो पे हुआ है वो एग्जेम्प्ट होता है 10(7) में अलग से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर सैलरी दे रही है अपने इंडियन सिटीजन को जो रेंडर करी है सर्विस इंडिया के बाहर, वो एक एक्सेप्शन है, वो डीम टू एक्रू इन इंडिया होगा। इसलिए 10(7) में अलाउंस एंड परक्विजिट जो उनको दिया जाता है ना इंडिया के बाहर, वो इंडिया में एग्जेम्प्ट होता है उनके हाथ में। 10(7) सैलरी में पढ़ाया गया है। इंटरेस्ट इनकम अगेन, जहां पे लोन यूटिलाइज हो रहा है वहां पे इनकम एक्रू होगा। रॉयल्टी इनकम जहां पे सर्विस यूटिलाइज हो रहा है वहां इनकम एक्रू होगा। बिजनेस इनकम जहां पे बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है वहां इनकम यूटिलाइज होगा। कैपिटल गेन अदर सोर्सेज, जहाँ पे अंडरलाइंग एसेट या प्रॉपर्टी है वहाँ पे लोग, जैसे मान लो कैपिटल गेन, मान लो शेयर इंडिया में, शेयर आप इंडिया में बेचे हैं, ठीक है, भले फॉरेन कंट्री का आदमी बेचा या नॉन रेसिडेंट बेचा, तो इंडिया में एक्रू हुआ है क्योंकि इंडियन कंपनी का शेयर है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट 56(2)(7) में अदर सोर्सेज, अगर मान लीजिए एक नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को गिफ्ट मिल रहा है किसी भी पर्सन जो इंडिया का रेसिडेंट है उससे, तो सर कहीं पे भी गिफ्ट मिले मान लेगा सेक्शन 9 की उसको इंडिया में ही एक्रू मानेंगे क्योंकि उसने रेसिडेंट से रिसीव किया है। तो अगर रेसिडेंट से गिफ्ट मिला है तो डीम टू एक्रू इन इंडिया होगा, भले ही वो नॉन रेसिडेंट हो या फॉरेन कंपनी हो, ठीक है सर, याद रखिएगा। बिजनेस कनेक्शन वाला जो बात है, बिजनेस कनेक्शन हम लोगों को पता है, जब तक आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं है, एक नॉन रेसिडेंट का अगर बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं है तो उसका बिजनेस इनकम इंडिया में टैक्स नहीं हो सकता। ये बिजनेस इनकम कनेक्शन को 3 क्लॉसेस के थ्रू समझाया गया है। अगर मान लीजिए उसके पास अथॉरिटी है जो हैबिचुअली वो इंडिया में एक्सरसाइज करता है टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, या फिर उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है बट वो इंडिया में स्टॉक मेंटेन करता है नॉन रेसिडेंट के बिहाफ में, या फिर वो इंडिया में ऑर्डर सिक्योर करता है नॉन रेसिडेंट के बिहाफ में, तो डीम्ड बिजनेस कनेक्शन है। सर एक पॉइंट आपको पढ़ाया गया था, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपके टर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना, आपके टर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसको आप छोड़ देना। डीम बिजनेस कनेक्शन आप छोड़ देना, आपके टर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये डीम बिजनेस कनेक्शन वाला पॉइंट, ठीक है। बिजनेस कनेक्शन कब नहीं माना जाएगा, कब आपका इनकम इंडिया में एक्रू नहीं माना जाएगा, अगर आप इंडिया में जस्ट परचेज कर रहे हो फॉर एक्सपोर्ट तो नहीं माना जाएगा। अगर आप न्यूज़ एंड व्यूज़ इन इंडिया कलेक्शन कर रहे हो, न्यूज़ ट्रांसमिशन करो इंडिया के बाहर, नहीं माना जाएगा। आप सिनेमा फिल्म्स इंडिया में शूट करने के लिए आए हो बट आप एक फर्म हो जिसका कोई भी पार्टनर या मेंबर या कोई भी वो नहीं है, इंडिया का रेसिडेंट नहीं है या इंडिया का सिटीजन नहीं है, या फिर आप एक पार्टनर हो जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है, आपका एक्टिविटी है ऑफ डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड्स इन स्पेशल नोटिफाइड जोन, ये सब याद रखिएगा, ये सब इंडिया में इसका जो इनकम है वो एक्रू नहीं माना जाएगा। सेक्शन 7 में कुछ कुछ इनकम्स है जो डीम टू बी रिसीव माना जाता है, ये आपको सैलरी इनकम से कनेक्टेड है। अगर आप रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एक्सेस जो 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूटर है इंडिया में ही माना जाएगा और डीम टू बी रिसीव्ड है। इंटरेस्ट 9.5% से ज्यादा दे रहा है, इंडिया में माना ही जाएगा और डीम टू बी रिसीव्ड है, बिकॉज इतना ही एग्जेम्प्ट होता है अगर आपको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वाला चैप्टर याद है तो। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, सॉरी पेंशन स्कीम में अगर कंट्रीब्यूट करता है तो वो भी सर डीम टू बी रिसीव इंडिया में माना जाता है।
अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से अगर आप रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में विड्रॉ करते हो, ट्रांसफर करते हो, तो वो भी वो इनकम इंडिया में रिसीव माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है सर। सर इससे ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है इनकम विच वॉज देयर इन स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अमेंडमेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए, इसमें खास कुछ अमेंडमेंट्स है नहीं। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस डेफर हो गया, यही चीज़ है। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाला जो पॉइंट है वो डेफर हो गया है, जो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस था वो डेफर हो गया है, बस, और कोई खास अमेंडमेंट्स नहीं है। रॉयल्टी के डेफिनेशन में एक चीज जो एक्सक्लूडेड था कि मान लीजिए आपको कोई भी सेल, डिस्ट्रीब्यूशन या एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स, वो रॉयल्टी के डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड था, उसको इंक्लूड कर दिया गया है। इसका कारण क्या था? क्योंकि टैक्स ट्रीटीज में इसको डेफिनेशन में इंक्लूड करके रखा था, बट इनकम टैक्स में इसको एक्सक्लूड करके रखा, तो पैरिटी नहीं आ रहा था टैक्स ट्रीटमेंट में। सर ये आपको फाइनल में पढ़ाया जाएगा, बट इंटर में आप इतना समझिए रॉयल्टी के डेफिनेशन से इंक्लूड कर दिया गया। इससे ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। इनफैक्ट आपके एग्जाम के लिए अगर रेसिडेंशियल स्टेटस वाले टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट है तो इतना ही पूछता है, इंडिया में क्या रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, रूल्स याद रख लो, प्रोविजंस याद कर लो, और इनकम एक्रू रिसीव कैसे कैसे होगा वो याद रख लो। ये एक बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको पूरे चैप्टर का दे दिया, एंड अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े हैं तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एंड आई नो दैट आप अपने सारे स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी है इस पैंडेमिक में बुरी तरीके से फेस कर रहे हैं, वो डेफिनेटली ये वीडियो को बहुत लाइक करेंगे। मैंने अपना 100% एफर्ट दिया, ये मैट आपके लिए 100% एफर्ट वाइज आपको बनाया गया, और आपके लिए ये फ्रीली डाउनलोडेबल है। आपको करना क्या है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लो, sjc.co.in में जाके बस रजिस्टर करना है। ये कोर्स के लिए रजिस्टर करते ही आपको डैशबोर्ड में जाके आपको उसका ये जो PDF है वो मिल जाएगा। आपको रजिस्टर करना जरूरी है, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइस। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच यार, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आज का चैप्टर भी खत्म, विच वॉज रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा क्या क्या, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अपने हेड्स ऑफ इनकम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, हाउस प्रॉपर्टी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू यार, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून, एंड प्लीज फटाफट ये वीडियो को लाइक शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय।